हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज। पॉलिटी के क्विक रिवीजन सीरीज में हम कर रहे हैं संविधान का भाग 3, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी का एक पार्ट रिमेनिंग रह गया है, उसको हम करते हैं कंप्लीट आज। कल हमने बात की थी गोपालनवाद के बारे में, मानेका गांधी केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को अलग अलग केसेस में ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल है। हमने बात की थी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांतवाद के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता की उदारवादी व्याख्या करते हुए क्या कहता है। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को एक दूसरे का पूरक बताया। बात करेंगे कि सबरीमाला केस में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25 के क्लैश होने पर कैसे आर्टिकल 14 जीत गया। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हम पढ़ रहे हैं जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जीवन के अधिकार में आज हम देखेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का एक उदारवादी एक्सप्लेनेशन करी। उदारवादी एक्सप्लेनेशन में उसने कैसे बताया कि जीवन के अधिकार में और क्या क्या शामिल है। देखिए, कल हम जब बात कर रहे थे हमने देखा कि आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है भारत के संविधान का जिसका सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें ऐड करी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसने एक्सप्लेन कर करके बताया है कि जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालनवाद केस में बताया कि देखिए, आपके अंगों की सुरक्षा आपके जीवन का अधिकार है। आपके शरीर पर कोई बाहर से हमला नहीं कर सकता, ये आपके जीवन का अधिकार है। आपको कोई मनमाने ढंग से अरेस्ट नहीं कर सकता, ये आपके जीवन का अधिकार है। फिर मानेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए, विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है ये भी आपके जीवन का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 में आपको मिलता है। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता को लेकर उदारवादी क्या व्याख्याएं की हैं, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जीवन के अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल है। देखिए, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी उदारवादी व्याख्या करते हुए कहा है, उदारवादी व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की, और इसमें कहा कि देखिए, ये जो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में आपको दिया है, ये कैसा अधिकार है। ये ऐसा नहीं है कि जीवन के अधिकार में आपके साथ पशुवत व्यवहार किया जाए। ये कोई पशुवत व्यवहार अगर आपके साथ कोई कर रहा है, इसमें पशुवत व्यवहार शामिल नहीं है। आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, बल्कि इसमें क्या है, आपका गरिमामय जीवन, गरिमामय जीवन आपका है इसमें शामिल। गरिमामय जीवन होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास, गरिमा में जीवन इसमें शामिल है। लाइफ टू डिग्निटी, ये डिग्निटी आपके पास होनी चाहिए, डिग्निटी से आप जिएंगे, ये होता है आर्टिकल 21 में। कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, पशुवत व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। वो डिग्निटी के साथ जिए, लाइफ डिग्निटी के साथ उसकी जी जाए, ये सब आर्टिकल 21 उसको देता है। उदारवादी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जब हम आर्टिकल 21 को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें आर्टिकल 29, आर्टिकल 19 में जितने भी आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये सारे मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 21 में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है। इसलिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए, विशाखा रेप केस हुआ था कि यौन शोषण जो है, यौन शोषण क्या है, यौन शोषण क्या है, ये भी आपके जो आर्टिकल 21 है ये इसका उल्लंघन करता है, आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 21 का आपका उल्लंघन करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, जो इसमें मेंशन है आर्टिकल 21A में,
ये कल हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 21A में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो दिया हुआ है क्या है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। और इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। ये भी राज्य की एक उदारवादी व्याख्या है। उदारवादी व्याख्या है, राज्य सुप्रीम कोर्ट की एक उदारवादी व्याख्या है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि देखिए, पहले तो वो कहता है कि देखो, जो जीवन का अधिकार है उसमें कोई पशुवत जीवन की तरह नहीं आप जीवन जिएंगे। आप कैसे जिएंगे? गरिमामय जीवन के साथ आप जिएंगे, लाइफ को अपनी डिग्निटी के साथ जिएंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर यौन शोषण किसी का होता है तो वो भी आपके जीवन के अधिकार के विरुद्ध है, उसका उल्लंघन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आर्टिकल 19 के अंदर आपको जितनी भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो सारी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 21 में मिलती है, वो आपके जीवन का अधिकार है। उसके बाद कहता है कि अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको राज्य क्या करेगा? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये भी क्या है? ये भी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक उदारवादी व्याख्या करने की कोशिश की। उसके बाद में देखिए, आप अपनी आजीविका चलाएं, उसके लिए जो आपको अधिकार मिले हुए हैं ये भी आपके जीवन के अधिकार में आते हैं। आपको स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंध मिले, ये आपके जीवन के अधिकार में आते हैं। इसके अलावा जो पुट्टास्वामी केस हुआ था उसमें निजता के अधिकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो भी आपकी उदारवादी एक्सप्लेनेशन में आता है। ये शिक्षा का अधिकार आपको कब मिला है? ये मिला है 66 संविधान संशोधन हुआ है 2020 में। सभी के लिए शिक्षा नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह इसका उठाया गया एक कदम है। नागरिकों को शिक्षा देना ये भी एक दूसरी क्रांति के रूप में इसको देख रहे हैं। पहली क्रांति कौन सी थी? पहली क्रांति थी कि जब सन 1215 की बात है, ये कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सामंतों ने विरोध किया और विरोध के बाद जो वहां के राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक नागरिक घोषणा पत्र निकाला। उसमें नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार देने की, नागरिक अधिकार देने की बात कही थी। वो थी पहली क्रांति नागरिकों के अधिकारों के लिए। और शिक्षा क्या है? शिक्षा है दूसरी क्रांति। शिक्षा जो है ये है दूसरी क्रांति। दूसरी क्रांति लोगों के अधिकार के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए। आगे कह रहा है कि संविधान का जो भाग 4 है इसके अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, देखिए आपको फंडामेंटल राइट्स में भी शिक्षा की बात मिलेगी कि लोगों का क्या है, व्यक्ति का जो है ये क्या है, मूल अधिकार है। फिर राज्य आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग ये जो मुक्त शिक्षा प्रोवाइड कराएगा वो आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी का भाग है, राज्य के जो कर्तव्य हैं अपने कर्तव्य को निभाएगा राज्य, और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लोग जो है वो प्रोवाइड कराएगा भारत के नागरिकों को। अभी बदलाव क्या हुआ है? अभी बदलाव हुआ है कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है? 51A में दिया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। देखिए, ये मिलते जुलते आर्टिकल्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ये ऑप्शंस दे देगा एग्जाम में तो आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसमें क्या चीज दी हुई है। आर्टिकल 51A डीपीएसपी का पार्ट है, नागरिकों का कर्तव्य दिया हुआ है कि वो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये आर्टिकल 45 में राज्य का ये काम है कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराए। देखिए, होता इसीलिए तो गाँव में क्या है, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। सरकारी स्कूल इसी पर्पज से तो खोले गए हैं ताकि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। 1995 और आर्टिकल 21A में भी दिया हुआ है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की, तो ये याद रखते हैं। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकारों को मान्यता दी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। इसके बाद आगे कहता है अब देखिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक क्यों है, पूरक क्यों है ये बताना है।
देखिए, मानेका गांधी केस से लेके पुट्टा स्वामी केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बताया आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल है। गोपालन केस में बताया, मानेका गांधी केस में बताया, फिर पुट्टा स्वामी केस में बताया कि निजता का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आपके जीवन के अधिकार में शामिल होता है। तो इससे क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जब फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने बार बार हेल्प ली डीपीएसपी की, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की हेल्प ली। उसने देखा कि नागरिकों को क्या क्या चाहिए और राज्य उसको कैसे देता है, क्या क्या देता है। तो उसने देखा कि जब मैं फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करता हूं तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी की हेल्प मुझे लेनी पड़ती है। डीपीएसपी की हेल्प के बिना या दोनों की एक्सप्लेनेशन अधूरी हो जाती है एक दूसरे के बिना, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे हम बात कर रहे थे अलग अलग केसेस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कैसे भूमिका निभा रहा है अपनी। बार बार देखिए, जब हम देखते हैं, हम ये चीज देखेंगे अलग अलग केसेस में। जब हमने देखा गोपालन केस, गोपालन केस की जब हम बात करते हैं, गोपालन वाद हो या मानेका गांधी मानेका, मेनका गांधी आप इसको पढ़ते होंगे, लेकिन रियल जो प्रोनाउंसिएशन है ये मानेका गांधी ही है। ठीक है, गोपालन वाद में कौन सक्रिय है और कौन रूढ़िवादी है। गोपालन बाद में हमने देखा था कि संसद को ये अधिकार मिला हुआ था, संसद को ये अधिकार मिला हुआ था कि क्या, कि आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें संसद सक्रिय थी। क्यों सक्रिय थी? क्योंकि संसद विधि बना रही थी। और जो न्यायपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो रूढ़िवादी इसमें पोजीशन में थी। कैसे? कि न्यायपालिका कह दे रही थी कि हाँ, संसद के पास ही पावर है, वो इस तरह की विधि बना सकती है, वो इस तरह के नियम बना सकती है कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मानेका गांधी बाद में हमने देखा कि 1997 में जब इंदिरा गांधी को हराकर मानेका गांधी क्या कर रही थी, विदेश जाना चाहती थी। चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था 1997 में, वो विदेश जाना चाहती थी, तो उनका जो पासपोर्ट था उसको निलंबित कर दिया गया। इसलिए मानेका गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बोला उन्होंने वहां पे कि मेरे आर्टिकल 21 का, जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, विदेश यात्रा करना भी क्या है, आपके जीवन के अधिकार में शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है, और इसमें यह भी एक्सप्लेन करा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बात सही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन मानेका गांधी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, ये जो है वो सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए, विधि की एक सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए, उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, तार्किक प्रक्रिया होनी चाहिए। मानेका गांधी केस में न्यायपालिका ज्यादा एक्टिव हो गई और जो संसद है वो रूढ़िवादी पोजीशन पे पहुंच गई, रूढ़िवादी पोजीशन पे पहुंच गई। देखिए, आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली करता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो पारंपरिक काम है वो ये है कि वो जो विवाद निवारण तंत्र के रूप में हम उसको जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का काम है जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है वो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचाता है। और यदि किसी केस की बात हो, लाइक मानेका गांधी केस में पासपोर्ट जब्त कर लिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करके बताया कि देखो, जीवन के अधिकार में, आपका जीवन के अधिकार में विदेश यात्रा करना भी शामिल है। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपके शरीर के अंगों की रक्षा करना, ये भी आर्टिकल 21 में शामिल है। ये अलग अलग। फिर पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट बताता है कि देखिए, निजता का जो अधिकार है वो भी आपका जीवन का अधिकार है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि देखिए, जीवन का जो अधिकार है, जीवन का जो अधिकार है, अभी
आर्टिकल 21 को आर्टिकल 25 के साथ कनेक्ट करते हैं। जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उसके बारे में बात करते हैं। जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, और आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम ये देखेंगे कि 28 सितंबर 2018 28 सितंबर 2018 सबरीमाला मंदिर केस पर सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, अपना वर्डिक्ट देता है। सबरीमाला केस का ये आता है, सबरीमाला वाद। इसमें क्या होता है कि 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट अपना एक फैसला सुनाता है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पे प्रतिबंध आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि महिलाओं को मंदिर के प्रवेश से बाहर रखना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, दैहिक आधार पर क्या होता है कि दैहिक आधार पर अगर कोई प्रथा है तो वो लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है, और ये लोकतंत्र जो है, ये किसी लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा है और गलत है। सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्याओं में अलग अलग एक्सप्लेनेशन देता है कि देखिए क्या है कि जैविक मतभेद के आधार पर क्या होता है, लैंगिक भेदभाव होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परंपरागत रूप से आस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने परंपरागत रूप से जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं पर आर्टिकल 14 को वरीयता दी और धार्मिक स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा क्यों कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जैविक आधार पर जो प्रथाएं हैं उनके आधार से क्या होता है, उनको मानने से जो लिंग भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको बढ़ावा मिलता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये चाह रहा था, वो चाह रहा था कि जो सभी व्यक्ति हैं वो लिंग की परवाह किए बिना, जेंडर की परवाह किए बिना, किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई बहिष्कार से डरे बिना, वो सभी लोग क्या कर सकें, अपने फंडामेंटल राइट्स को ओपनली, खुलेआम यूज कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे कह रहा था। देखिए, सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धर्म है उसके दो पार्ट होते हैं, एक असेंशियल पार्ट होता है और एक होता है नॉन असेंशियल पार्ट। तो धर्म का जो असेंशियल पार्ट है, जो उसका मूलभूत पार्ट है, जिसके बिना धर्म को एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, जो धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, और उसी हस्तक्षेप को करने के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश कराया और आर्टिकल 14 जो समता के अधिकार से रिलेटेड है, समता के अधिकार की बात करता है, उसको जीवंत किया, उसकी जीत की आर्टिकल 25 के मुकाबले। अब ये बात हुई इसमें। इसके बाद देखेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट की बात करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी क्या किया है, संथारा प्रथा के बारे में उसने जजमेंट दिया। संथारा प्रथा क्या है, देखिए, संथारा प्रथा क्या है, जैन धर्म की प्रथा है। जैन धर्म में सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक मानी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको संलेखना विधि भी बोलते हैं। वो मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। इसमें होता क्या है ना, कि जो लोगों को लगता है कि उनका जीवन अब कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने अपने जीवन को जी लिया है, उनको ये लगता है कि क्या हो रहा है कि लाइक उनका जो जीवन है अब वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपना जो भोजन पानी है उसको कम कर देते हैं या फिर समाप्त कर देते हैं। अब इस पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजस्थान की हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो संथारा प्रथा है राजस्थान के अंदर, आप क्या कर रहे हैं कि एक तरह से आप आत्महत्या कर रहे हैं। भोजन पानी छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या भारत के संविधान में दंडनीय अपराध है। इसलिए राजस्थान की हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगाने की बात करी कि संथारा प्रथा को हम अलाउड नहीं करेंगे।
इसके बाद में क्या हुआ कि दिल्ली की हाई कोर्ट आर्टिकल 21 को लेके क्या एक्सप्लेनेशन देती है। दिल्ली की हाई कोर्ट कहती है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपके जीवन का अधिकार का ही भाग है, आपके आर्टिकल 21 का भाग है। इसलिए दिल्ली की हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि दिल्ली में दिवाली के टाइम जो पटाखे बिकते हैं उन पटाखों पर बैन लगा दी, उनके बेचने पर बैन लगा दिया और कहा लोगों से कि आर्टिकल 21 जो है वो आपको क्या है, वो अधिकार है, आपका स्वच्छ पर्यावरण में रहना आपका ये अधिकार है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि आर्टिकल 21 को लेके कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर उसको एक्सप्लेन किया, वो कितना ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, उसको बार बार बताया कि आपके आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल है। तो ये सारी चीजें हुई। अब देखिए कंपैरिजन करके देखते हैं। संथारा प्रथा, संथारा प्रथा में हमने क्या देखा था कि समता, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार और आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संथारा प्रथा में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि जो संथारा की जो विधि है, संलेखना की ये जो विधि है, एक तरह से क्या है, ये आत्महत्या है और आत्महत्या दंडनीय अपराध है, तो इसलिए जीवन का अधिकार कायम रहेगा और इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो संथारा प्रथा को समाप्त कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। वहीं सबरीमाला केस की अगर हम बात करें, सबरीमाला केस, सबरीमाला बाद में आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश जो आप वर्जित करते हैं, मंदिर में जो प्रवेश पे प्रतिबंध है, ये आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए इन्होंने आर्टिकल 14 महिलाओं का मंदिर में प्रवेश करा दिया और प्रवेश कराने के साथ क्या क्या, जो समता के अधिकार की जीत हुई, आर्टिकल 14 की जीत हुई और ये आर्टिकल 25 के सामने हार गए। दैट मीन्स जीवन का अधिकार हो या समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के आगे ये दोनों अधिकारों को प्राथमिक माना गया। तो ये आर्टिकल 21 था, इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे, देखिए एक कंप्लीट लेक्चर आपको दिखता है कि यूपीएससी में एग्जैक्टली पढ़ना कैसे होता है। आर्टिकल 21 को हमने इतना ओपन करके पढ़ा, इसके सारे आयामों को देखा कि किस केस में जो इंपॉर्टेंट केसेस थे वो सारे डिस्कस किए हमने कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है बताया। गोपालन बाद में बताया कि देखो आपके जीवन में, जीवन का जो अधिकार है, आपके अंगों की सुरक्षा, कोई आप पे वही आक्रमण नहीं कर सकता, मनमाने ढंग से आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। मानेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो भी आपके जीवन का अधिकार है। उसके बाद में जो एडीएम जबलपुर वाला हमने केस देखा था, शिवकांत वाला, उसमें देखा था कि कैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको मनमाने ढंग से कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसका देखा हमने। जिक्र किया था कि कैसे इमरजेंसी में लोगों को धारा 144 लगा के अंदर कर दिया जाता था जेल के अंदर। तब कैसे कैसे पूरा केस हमने डिस्कस किया था कि खन्ना जी ने उनका विरोध किया था और पीएन भगवती ने कैसे उसका समर्थन किया था, हमने उसकी बात की। उसके बाद में हमने डिस्कस किया संथारा प्रथा को कि संथारा प्रथा में जो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर कैसे जीवन का अधिकार भारी पड़ा, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। उसके बाद हमने सबरीमाला केस का भी डिस्कशन किया कि कैसे महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न देना उसके समता के अधिकार के विरुद्ध है। ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 21 में डिस्कस की। कल हमने डिस्कस किया था कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्पज से, आपके प्रीलिम्स के पर्पज से। तो एक कंप्लीट लेक्चर यहाँ होता है आर्टिकल 21 का। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।